हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों, यहाँ आज मैं दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि रीट की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रीट 2024 बहुत जल्द आने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो ये डाला है, रीट 2024 बहुत जल्द आने वाली है। आज मैं उसकी सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा पैटर्न को भी एक बार मैं बता दूंगा, कल जो मैंने बताया था एक बार रिकॉल करके। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े ही रहना है। और जिन भी विद्यार्थी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब देखो, मैं सबसे पहले तो पैटर्न की बात कर लेता हूँ। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, रीट अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों ये जानकारी दी है। और इसमें उन्होंने कहा है कि रीट की परीक्षा में जो पैटर्न था वो 2 पेपर वाला ही रहेगा। इसका मतलब भैया ये साफ साफ है कि रीट में पहले प्री एग्जाम होगा। मैं बताने वाला हूँ कि किन्होंने पिछली बार प्री दिया था, जिन्होंने उनका किस किस का क्वालिफाई है, किसको देने की जरूरत है, नए स्टूडेंट है उनको क्या करना है। और दूसरा एग्जाम दोस्तों रीट मेंस का होने वाला है। रीट प्री का जो पेपर है ना, ये केवल पात्रता है, ये केवल हमें पास करना जरूरी है। रीट प्री वाला पेपर केवल पास होना चाहिए। मेंस के आधार पर हमारा चयन किया जाएगा। चयन सूची का आधार दोस्तों यहाँ पर मेंस एग्जाम रहने वाली है। रीट को अपन को केवल पास ही करना है। सबसे पहली पैटर्न की बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। जिन्होंने पिछली बार रीट प्री क्लियर किया हुआ है उनको केवल मेंस देना है, कतई जरूरत नहीं है रीट प्री देने की। चाहो तो भले दे सकते हो, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं कि आप रीट प्री दो। जिन्होंने पिछली बार पास किया हुआ है, जिनके पास पिछली बार का सर्टिफिकेट है, सबके सर्टिफिकेट वैलिड होंगे और निश्चित तौर पर दोस्तों उनको मेंस ही देना है, फ्री देने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने दोस्तों ये बता ही दिया। देखो भैया, एक बार और बता देता हूँ। रीट की परीक्षा में जो 2024 रीट आने वाली है, मैंने बताया था लगभग सितंबर के समथिंग ये एग्जाम नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा रीट का। और दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें निश्चित तौर पर आपको 2 पेपर मेंशन करवाए जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर रीट में पहले प्री एग्जाम, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक मेंस एग्जाम देनी है। ये सबके लिए जरूरी है, मेंस सबको ही देना है। और जिन्होंने पिछली बार पात्रता ले ली, ये तो पात्रता ही तो है भैया, हमारे पास पिछली बार की यदि पात्रता है तो अब हमें पात्रता देने की कोई कतई जरूरत नहीं है। और पात्रता का दायरा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 82 अंक का मैंने बताया था, पिछली बार 82 अंक पर सबको पास माना था। और दोस्तों, जर्नल कैटेगरी में भैया ये 90 नंबर थे। जर्नल कैटेगरी में कितना था? 90 नंबर। यदि जर्नल कैटेगरी में ये दायरे हैं, जर्नल कैटेगरी 90 और रिजर्व कैटेगरी में 82 जिनके भी हैं, वो सब पात्र हैं, तो उनको तो मेंस ही देना है, पात्रता देने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार पेपर दे रहे, उनको तो सिलेबस का भी पता नहीं, यही डिस्कस करने वाला हूँ। रीट पात्रता जिनको भी देनी है, सबसे पहले रीट पात्रता फिर मेंस, दोनों की बात करने वाला हूँ। मेंस परीक्षा चयन का आधार ये करवाएगी साहब सिलेक्शन। ये तो पात्रता है पहली, लेकिन सिलेक्शन दूसरी एग्जाम से होने वाला है। ठीक है भैया, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, ये मैंने बता दिया लगभग सितंबर के समथिंग। देखो, ये मैं हवा में बात नहीं करता दोस्तों, ये मैंने कहा था आपको लगभग 40,000 पदों की मैंने कल बात करी ना। और देखो, लगभग सितंबर में विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। ठीक है भैया, अब मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ। देखो, यही लेके आया हूँ मैं, रीट 2024 के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज। तो जितने भी विद्यार्थी पहली बार रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही वीडियो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी रहने वाला है। अब देखो, मैं बात करूं, सबसे पहले रीट पात्रता की बात कर लेता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं रीट पात्रता की बात करूं, रीट प्री एग्जाम की अगर हम बात करें, रीट पात्रता का जो पेपर होगा वो पेपर होने वाला है भैया आपका 150 नंबर का। कितने नंबर का होने वाला पेपर? 150 नंबर का होने वाला है। और दोनों को ही बताऊंगा मैं, रीट L1 की भी बात कर ले अपन, और रीट L2 की भी, BSTC और बीएड दोनों को बताने वाला हूँ। कितनी सिमिलरिटीज हैं सिलेबस में, कहां पर भिन्नता है, क्या अलग है, चीजों को मैं यहाँ पर एकदम क्लियर तौर पर बताने वाला हूँ। रीट प्री और मेंस दोनों के बारे में बात कर, लेकिन पहले प्री की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, प्री दोनों ही लेवलों में L1 L2 दोनों में 150 नंबर का रहने वाला है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर का, सॉरी, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो गए साहब इसके? 30 नंबरों का ये साइकोलॉजी का मैटर है। दूसरा जो बड़ा पोर्शन है, ये आपके दोस्तों 2 लैंग्वेज है, 2 भाषाएं आएंगी इसमें। आपको किन्हीं भी 2 भाषाओं का चयन करना है।
अधिकतर बच्चे हिंदी और संस्कृत का चयन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का चयन करते हैं। इसमें से जो भी आपको सही लगे, दो लैंग्वेज आप कोई भी चयन कर सकते हैं। दो आपकी जो भाषाई विषय हैं, उन दोनों के दोस्तों यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन, दोनों के 30-30 क्वेश्चन, जिसमें इनकी शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं। दोनों लैंग्वेज की शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं। मैं साइकोलॉजी का भी डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं दोस्तों। ये भी 30-30 नंबर के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, इनका भी पोर्शन वही 30-30 नंबर का है। इसके बाद L1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगला जो विषय रहेगा वो दोस्तों आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, ये भी 30 नंबर का ही है साहब, 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं, मैथ की गणित की दोस्तों यहाँ पर शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं। इसका मतलब 30 नंबर का पोर्शन मैथमेटिक्स का हो गया। और आगे 30 नंबर की आपके पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों। 30 नंबर का एनवायरमेंटल स्टडी वाला जो है वो, उसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और ये भी 30 नंबर का ही है। तो पूरा 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का मामला आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं दोस्तों L2 की, क्या सिमिलरिटीज हैं। यदि मैं सिमिलरिटीज की बात करूं ना, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग ये 90 नंबर का मामला पूरा सेम है। यहाँ भी साइकोलॉजी का पोर्शन 30 नंबर का है। दोनों भाषाएं, यदि मैं लैंग्वेज की बात करूं ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको दो भाषाओं का चयन करना है, वही 30-30 नंबर के। हिंदी इंग्लिश करें, हिंदी संस्कृत करें, आप कुछ भी दो भाषाओं का चयन कर सकते हैं, वही 30-30 नंबर का मामला है। इसके बाद यहाँ पर जो बड़ा पोर्शन है, ये है आपके सब्जेक्ट का। आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे। ये 60 नंबर का है, जिसमें सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं। 60 नंबर के पोर्शन में जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं। तो ये मैंने आपको पूरा रीड प्री का जो रूपरेखा है ना, पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। अच्छा, एक बार मैं साइकोलॉजी के लिए कह रहा था, मैं टच करके चला जाऊं। यहाँ दोस्तों मैंने साइकोलॉजी वाला लिया हुआ है। देखो साइकोलॉजी का अगर मैं बात करूं, वही 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक बाल विकास दोस्तों, यहाँ पर पहला टॉपिक बाल विकास है। इसमें ये वृद्धि विकास से संबंधित संकल्पनाएं, विकास के इसके सिद्धांत वगैरह क्या है, ये वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका क्या रहने वाली है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है भैया व्यक्तित्व, दूसरा टॉपिक व्यक्तित्व। इसके बाद बुद्धि, व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले क्या सिद्धांत हैं, कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों, यदि हम बात करें साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद बुद्धि, बुद्धि की भी बात करेंगे। फिर इसके बाद सब अधिगम, अधिगम भी आएगा। अधिगम के बाद अभिप्रेरणा, अधिगम है, अभिप्रेरणा है। और इसके बाद दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, आरटी क्या है, एनसीएफ क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, मूल्यांकन क्या है, सीसी क्या है, ये पूरा एक बड़ा वाला पोर्शन। तो आपसे बेसिकली यदि मैं यूनिट में डिवाइड करूं ना, तो दोस्तों यहाँ पर 5 यूनिट में डिवाइड किया गया साइकोलॉजी को। पहली यूनिट बाल विकास है, दूसरी दोस्तों व्यक्तित्व है, तीसरी बुद्धि है, चौथी अधिगम है। अधिगम में दोस्तों अभिप्रेरणा भी है और अधिगम भी है, समायोजन भी है। पूरी ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं अधिगम वाले पोर्शन में। और इसकी जो लास्ट यूनिट है, उसमें आपसे शिक्षण में काम आने वाली दोस्तों, यदि मैं बात करूं अधिगम प्रक्रियाओं की बात करेगा। मैंने भी बात करी क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, मूल्यांकन सीसी क्या है। इसके बाद करूं आरटी, एनसीएफ, ये जितनी भी दोस्तों अधिगम जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं की बात करेगा। जैसे देखो एनसीएफ की बात करिए, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी बात करिए। इसके बाद आरटी की बात करिए, राइट टू एजुकेशन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मूल्यांकन की बात करिए, सीसी की बात करिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो पूरा जो अधिगम प्रक्रियाएं हैं, ये दोस्तों साइकोलॉजी वाली पोर्शन में आपसे पूछी जाने वाली है। दोनों ही जगह साइकोलॉजी का पोर्शन सेम है, चाहे L1 की बात करें चाहे L2 की बात करें। इसके बाद यदि मैं भाषाई विषयों की बात करूं, तो भाषाई विषयों में दूसरा जो पोर्शन है वो हिंदी भाषा का, यदि मैं बता देता हूं तो यह पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है। इसके बाद शिक्षण विधियों का पोर्शन भी है। इसमें मैंने बताया ना भाषा की शिक्षण विधियों का पोर्शन भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे ग्रामर प्लस टीचिंग मेथड्स, टीएम के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसे दोनों लैंग्वेज में सेम है। यदि मैं संस्कृत की बात करूं, सेम है, यहाँ पर भी आपसे ग्रामर और दोस्तों इसकी शिक्षण विधियां पूरा सेम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपका जो चौथा काम का है, ये लैंग्वेज ही है सिंधी, आप सिंधी करना चाहो, पंजाबी है, इंग्लिश है, कोई सी भी दो भाषाई विषयों का आपको चयन करना है। ठीक है भैया। इसके बाद यदि मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूं, सिलेबस का हो गया पूरा। सिलेबस की रूपरेखा मैंने आपके सामने रख दी। सिलेबस के साथ साथ यदि मैं बात करूं L2 में,
रीट L1 का मैंने बता दिया। यदि रीट L2 की मैं बात करूं ना, तो रीट L2 में 3 पोर्शन सेम है, साइकोलॉजी, दोनों भाषाएं दोस्तों, दोनों जो लैंग्वेज है ये दोनों सेम है। इसके बाद एक बड़ा जो पोर्शन है इसी में, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका दोस्तों टीचिंग सब्जेक्ट है, उसके 60 क्वेश्चन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें। अब यदि मैं मेंस की बात करूं ना, तो मेंस में भी लगभग यही चीज है, लेकिन भाषाई विषयों का कम रोल हो जाता है, साइकोलॉजी का थोड़ा कम है, राजस्थान जीके का बढ़ जाता है। ये मेंस के सिलेबस की बात करूंगा मैं अगले वीडियो में, आपको जुड़े रहना निश्चित तौर पर। जितने भी नए अभ्यर्थी थे जो रीट के सिलेबस की चाह रखते थे कहीं, अच्छा मैंने एक बात बता दी, पात्रता वाला फिक्स है भैया। पात्रता पिछली बार 82 पर पास माना था, 82 नंबर पर जो रिजर्व कैटेगरी उनमें पास माना था, जर्नल कैटेगरी 90 पर पास माना था। यदि ये दायरा है, आप सब पास हो, जितने भी इस अंक पर है या इनसे ज्यादा अंकों पर हैं वो सब पास है, उनको पात्रता देने की कतई आवश्यकता नहीं है, उनको केवल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यदि कहीं इसमें डामाडोल स्थिति है तो आपको पात्रता निश्चित तौर पर देनी पड़ेगी, इसके बाद आप मेंस में बैठ पाओगे। ये तो बैठने की एलिजिबिलिटी है, पात्रता है ये तो, ठीक है। लगभग आपके लिए मैंने जो वीडियो इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन किया है आपके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। यदि कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि एक वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रीट की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपको प्रयासरत होना ही होगा, अपनी तैयारी को चालू करना होगा, अपनी तैयारी को दोस्तों प्रारंभ करना होगा। एक और कहावत मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी शायरी है, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ठंडे पड़े लहू को उबालना होगा। जो आपका रक्त जो अब ठंडा पड़ गया ना, उस रक्त को उबालना होगा। अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ठंडे पड़े लहू को उबालना होगा। दब ना जाए आवाज कहीं भीड़ में, दोस्तों आपकी आवाज कहीं भीड़ में दब नहीं जाए। अब तो शेर बनने का समय है, शेर की तरह दहाड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपको तैयारी को प्रारंभ करना ही होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।